हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसपी मैथ्स हेल्प। आज हम सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ को कैसे सरल करते हैं कम समय में, क्योंकि आपको एग्जाम में समय कम मिलता है और क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए कम समय में क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे सरल करते हैं। तो देखो, आज एलसीएम और एचसीएफ को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक में बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले शॉर्ट ट्रिक का। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। तो एक क्वेश्चन आया हुआ 24, 36, 40 का लसाअ ज्ञात करो, जो आरआरबी एग्जाम 2003 में आया हुआ, और इसको हम सरल कैसे करेंगे वो ज्ञात करना है। 24, 36, 40 का एलसीएम लसाअ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 24 का लसाअ ज्ञात करने के लिए 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग 24 में 12 बार, 2 का भाग 12 में कितने बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार। ये होगा 24 का। इसी तरह हम ज्ञात करेंगे 36 का और 40 का। तो 24 का कितना जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, 3 बार 2 और 1 बार 3। ये होगा 24 का। इसी प्रकार हम 36 का भी एलसीएम ज्ञात करेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? जिस प्रकार ये 36 है, 2 का भाग 36 में 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 1 बार। तो कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये होगा 36 का एलसीएम, इस अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा किया 40। जो इसी प्रकार आपको 40 का भी ज्ञात करना, जिस प्रकार हमने 36 का ज्ञात किया उसी प्रकार जल्दी से 24, 36, 40 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हमें ज्ञात करना लसाअ। लसाअ क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम होता है जो इनमें से कॉमन आता है वो कॉमन वाला पहले लेना। तो 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया। उसके बाद फिर भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लिया। उसके बाद हमारे पास इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लेना। चाहे 3 में हो, 2 पद में आ गया 3, ये 2 पद में 2 आ गया, और उसके बाद 3 और 5 जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लेना। सबको ले लिया। जो भी कॉमन आ रहा है पहले कॉमन वाला को लेना, तीनों में कॉमन आ रहा है, और उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लेना। तो अब इस सबको गुणा करना, तो कितना आएगा? 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 को 3 से गुणा किया 90, 90 को 2 से गुणा किया 180, 180 को 2 से गुणा किया 360। तो ऐसे हमारे पास कितना आ गया? 360। देखो दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार आ गया, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 तथा 15 का मसअ ज्ञात करो। मसअ होता है एचसीएफ, जो आपका ज्ञात करना क्वेश्चन आया हुआ आरआरबी टीए 2004। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे। चाहे रेलवे में हो, चाहे एसएससी में हो, किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन लेंगे। तो आज आपके पास क्वेश्चन क्या आया हुआ है? 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 तथा 15 का मसअ ज्ञात करो। मसअ ज्ञात करना एचसीएफ क्या होता है? जो वो ज्ञात करने के लिए मसअ होता है आपके पास जो इन तीनों में कॉमन आता है। जो भी हमारे पास पद दे देगा उनमें से जो तीनों, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने भी पद दे देगा उन सब में कॉमन आना चाहिए, वही हमारा होता है मसअ। तो आज हम देखेंगे इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5। अब हम देखते हैं इनमें से कॉमन क्या था। तीनों में कॉमन, तो इन तीनों में से कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, लेकिन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। तो एक चीज सब में कॉमन आती है, वो होती है 1। किसी में भी कॉमन नहीं आता है, कोई भी चीज कॉमन नहीं आती, कोई भी अंक कॉमन नहीं आता, इसका मतलब हमारा कॉमन क्या आएगा? 1। तो मसअ कितना हो जाएगा इसका? 1। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? a की घात 2, b की घात 4, c की घात 6, b की घात 3, c की घात 8, a की घात 4 तथा a की घात 8, b की घात 6, c की घात 2 का मसअ ज्ञात करो। मसअ एसएम 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? a की घात 2, b की घात 4, c की घात 6, b की घात 3, c की घात 8, a की घात 4, a की घात 8, b की घात 6, c की घात 2। इन तीनों में से कॉमन क्या रहा? और मैंने बताया था जब घात में दे रखी हो संख्या
घात में संख्या दे रखी है तो हमें क्या करना है, जो सबसे कम घात है, मतलब हमें क्या ज्ञात करते हैं, जो सबसे कम घात है उसको लेते हैं, जो तीनों में आती है और सबसे कम घात है वो लेते हैं। जैसे यहाँ 1 की घात 2 है, यहाँ 1 की घात 4 है, यहाँ 1 की घात 8 है, तीनों में a आ रहा है तो 1 की घात सबसे कम, 1 की घात सबसे कम कितनी है हमारे पास, 1 की घात सबसे कम है 2। अब आगे b भी आ रहा है, b की घात 4, b की घात 3, b की घात 6, तो यहाँ पे b की घात 3 सबसे कम है तो यहाँ लिखेंगे b की घात 3। और नेक्स्ट अब देखेंगे c की घात 6, c की घात 8 और c की घात 2, सबसे कम क्या है, c की घात 2। तो ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। क्या हो गया, मतलब आपके पास a की घात 2, b की घात 3, c की घात 2। कितने जल्दी से सोल्व करें इस क्वेश्चन को हमने, देखो अगला क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समाप्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समाप्रवृत्ति होता है एलसीएम। लघुत्तम समाप्रवृत्ति क्या होता है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ, एसएससी 10+2 2003 में, एसएससी 10+2 2003 में। ऐसे मत सोचना है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। आप जितना सोचते हो ना छोटे क्वेश्चन नहीं आते, छोटे क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन कब आया, 2013 में आया, अभी कितने साल पहले, अभी 2020 चल रहा है और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है 10+2 में कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो 2/3, 4/9 और 5/6 का ज्ञात करना आपको लघुत्तम समाप्रवृत्ति एलसीएम। 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समाप्रवृत्ति ज्ञात करना एलसीएम। और मैंने बताया था भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो हमारे पास यहाँ पर अंश कौन सा, 2, 4, 5 और 2, 4, 5 का एलसीएम, 2, 4, 5 का एलसीएम। 2, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, जो इन तीनों संख्याओं का भाग किस संख्या में जाता है, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्या कौन सी है, 20। कौन सी संख्या है, 20। देखो 2 का भाग भी 20 में जाता है, 4 का भाग भी 20 में जाता है, 5 का भाग भी 20 में जाता है। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो जिसमें इन तीनों का भाग जाता है तो वो होता है एलसीएम। तो हमारे अंश का एलसीएम कितना है, 20 और हर का एचसीएफ, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग जाता है, इन तीनों में भाग जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, 3 का भाग 3 में भी जाता है, 3 का भाग 9 में भी जाता है और 3 का भाग 6 में भी जाता है। तो मतलब कितना हो जाएगा, इस 3 9 6 का 3। तो हमारे पास इस संख्या का एलसीएम कितना आ गया, 20/3। एलसीएम कितना गया, 20/3। एलसीएम और एचसीएफ मैंने अभी बताया था कैसे ज्ञात करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट ज्ञात कर लिया। एग्जाम में टाइम कम होता है तो जल्दी से सॉल्व करना आपको। 20/3 हमारा एलसीएम कितना गया, 20/3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 1757 और 2259, 2259 का एचसीएफ क्या है। ये क्वेश्चन कब आया, आरआरबी एएसएम 2016, जो अभी आरआरबी का एएसएम का लास्ट एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 1757 और 2259 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैं आपको 2 विधि बताई थी, लेकिन इसमें एक ही विधि बताऊंगा। भाग विधि से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे हम, भाग विधि से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, 1757 छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना। छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, 1757 और 2259 में इसका भाग देना, तो भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा 1757। अब यहाँ पे 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2। 5 में से 5 गया, कितना बच गया, 0। 12 में से 7 जाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे, 5 और 1 में से 1 गया, 0। घटाना आता है, घटाना तो आता है आपको, ये तो सीख लिया आपने छोटी क्लासों में, तो घटाना नॉर्मली तरीके से। उसके बाद हम इसमें 502 जो लास्ट वाला सहसफल आया उसको हमारा अंतिम भाजक में भाग देंगे। हमारे पास कितना है, 1757। इसमें हम भाग देंगे 502 का, तो 502 का भाग इसमें 3 बार जाएगा और 3 बार देंगे तो कितना आएगा, 6, 0 और 15, 1506। 3 बार भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1506। 7 में से 6 जाएगा, पीछे 1 बचेगा, 5 में से 0 रहेगा, 5 बचेगा, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। अब हमें भाग देना है 502 में। ये भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाए। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त होगा तो हमारा अंतिम भाजक ही मौसफा होगा। तो यहाँ 251 का भाग इसमें 2 बार जाएगा और कितना आ जाएगा, 502। तो इसका भाग इसमें पूरा चला गया, अंतिम शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। इसका मतलब जो अंतिम भाजक है वो हमारा क्या हो जाएगा, मौसफा एचसीएफ।
तो अंतिम भाजक कितना हमारे पास 251। तो एचसीएफ कितना हो गया 251। जल्दी से 251 ऑप्शन पे क्या करना आपको टिक करना है। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तथा एचसीएफ 18 है, उनका एलसीएम ज्ञात करो। आरआरबी एसएम 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम जल्दी से 2 लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि अनुपात दे रखा और मसब दे रखा, तो क्या होता है अनुपात का गुणनफल मल्टीप्लाई एचसीएफ। इस फॉर्मूले से हम जल्दी से 1 मिनट में आंसर निकाल लेंगे। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुपात का गुणनफल इनटू एचसीएफ। तो अनुपात कितना है 2 गुणा 5, अनुपात का गुणनफल गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना 18, तो कितना हो जाएगा 5 को 2 से गुणा के 10, 10 को 18 से गुणा के 180। देखो एक लाइन में इसका आंसर आ गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल 25 22 है तथा एलसीएम 97 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आरआरबी एसएम 2016 में। मैं आज केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लूंगा जो आरआरबी एग्जाम में आए हुए हैं या एसएससी एग्जाम आए हुए, तथा सभी प्रकार के क्वेश्चन लूंगा, एक एक प्रकार सबका बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला था, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल। क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट गुणनफल दोनों का गुणनफल कितना है 25 22 और एलसीएम कितना हमारे पास 97 और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ हमें क्या करना है ज्ञात करना। तो 97 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में चले जाएंगे। 25 22 डिवाइड होता है भाग, 97 का भाग देना एचसीएफ। तो भाग हमारे पास भाग देना आना चाहिए, इसका भाग इसमें कितने बार जाएगा 26 बार। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 26। अब ये मल्टीप्लाई करना आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मल्टीप्लाई आपको जल्दी से होगा नहीं, इसलिए आपको मल्टीप्लाई की भी घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 26। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 20 32 तथा 44 से पूर्णतः विभाजित हो। आरआरबी एसएम 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारे पास 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अब इन सब का भाग पूरा जाना चाहिए, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए 12 20 32 और 44 का एलसीएम ज्ञात करना है। किसका 12 20 32 44 का एलसीएम। तो 12 20 32 और 44 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। हमारे पास 2 का भाग जाता है, 12 में 6 बार, 20 में 10 बार, 32 में 16 बार और 22 बार। 2 का भाग 6 में 3 बार, 10 में 5 बार, 16 में 8 बार और 11 बार। अब आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पता है इन सब का 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 8 का जाएगा और 11 का जाएगा। यदि हम इन सब का भाग देंगे टाइम लगेगा, तो ये हमारे पास सीधी आ जाएगी। इनको गुणा करना है, तो एलसीएम क्या जाएगा 2 गुणा 2 3 5 8 11, 3 5 8 और 11। ये क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 11, ये होगा इसका एलसीएम। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 5280। अब ये संख्या आ गई हमारे पास 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, ये इस संख्या का भाग आपको 999 में देना है। 5280 का भाग 9999 में देना है। तो हमारे पास शेषफल बचेगा, उसको वापस इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास संख्या आएगी। तो हमारे पास शेषफल बचेगा, इसका भाग इसमें देंगे तो शेषफल बचेगा 4719। शेषफल कितना बचेगा 4719। और ये संख्या हम 9999 से घटा देंगे तो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। इसको इसमें से घटाएंगे तो 5280 आएगा। लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन में तो ये सेम आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें ये सेम नहीं आएगा, तो आपको ये प्रक्रिया करनी जरूरी है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, उनका महत्तम 12 है, तो वह संख्या कौन सी है। अब हमारे एग्जाम में और कॉन्फिडेंस हो जाते हो, देखते ही 1:2:3 अनुपात आ रहा है। देखो 6 का भाग 1:2:3 इसका आ रहा था, ये ऑप्शन टिक कर दिया। अब सोच रहे हमने तो आंसर सही लिखा, लेकिन जब घर जाते तब पता चलता है इसका आंसर ये नहीं होगा,
ये होगा। अब आपने वहां देखा ही नहीं, जल्दी से इस ऑप्शन पे टिक कर दिया, क्योंकि इसका भी अनुपात 1 2 3 आ रहा है, इसका भी 1 2 3 आ रहा है, इसका भी 1 2 3 आ रहा है। अब वहां पर आपको क्वेश्चन को पूरा देखना है और पढ़ना है, 1 2 3 से केवल टिक नहीं करना। और मसला संख्या, मसला दीर्घ और संख्या ज्ञात करनी, तो ये 12 मसला दीर्घ तीनों संख्याओं से गुणा करना, तीनों संख्याओं से गुणा करना। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, 12 को 1 से गुणा किया, 12 को 2 से गुणा किया और 12 को 3 से गुणा किया, तो 12 को 1 से 12 24 और 36। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 12 24 36 वाला, क्योंकि उसका मसब भी कितना आना चाहिए, 12। यहाँ मसब आ रहा 6, यहाँ मसब आ रहा 5, यहाँ मसब आ रहा 4 और यहाँ मसब कितना आ रहा है 12। तो ऑप्शन कौन सा होगा, द ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका मसब 13 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे कितने युग्म हो सकते हैं जिनका गुणनफल 2028 है तथा उनका मसब कितना है 13। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें संख्याएं लेनी है। संख्याएं कौन कौन सी होगी, हम दो संख्याएं ले रहे हैं मन से, वो संख्या हमने लेट माना कि दो संख्याएं कौन कौन सी है जिसका मसब 13 होना चाहिए। इसका मतलब दोनों संख्याओं के गुणा में कितना होना चाहिए 13। एक तो 13x ले ली और दूसरी ले ली 13y, दोनों संख्याओं के गुणा में क्या आ रहा है हमारे पास 13। तो मसब हमारे पास कितना आना चाहिए 13, 13 दोनों में से कॉमन आना चाहिए। तो इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, तो हमने इसके साथ में x और y ले लिया। तो संख्याएं कौन कौन सी ली, अनुपात में हम कहें तो x अनुपात y ले सकते हैं और उन दोनों संख्याओं को 13 से गुणा करना। अब हमारे पास मसब 13 को यूज कर लिए यहाँ पे। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 13x गुणा 13y बराबर 2028। तो x गुणा y ये दोनों इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, 2028 के भाग में चला गया, 13 गुणा 13। अब 13 का भाग 2028 में देना और फिर 13 का भाग 2028 में देना, तो हमारे पास आंसर आएगा 12। अब दो संख्या ऐसी लेनी है जिसका गुणा करने पे 12 आना चाहिए, तो और उनका मसब कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों के गुणा में कॉमन संख्या 1 ही आ रही है। दोनों के गुणा में कॉमन संख्या कितनी आ रही है 1 ही आ रही है। तो मसब कितना आना चाहिए 1 और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए 12। तो मैं एक संख्या ले रहा हूँ 6 × 2 12 × 1 और 3 × 4। मेरे पास ये तीन संख्या ही है जिसको गुणा करने पे 12 आ रहा है। अब हम देखेंगे इनमें से किसका मसब 1 आ रहा है, तो इसका मसब 1 आ रहा है, इसका मसब 1 आ रहा है, इसका मसब कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये संख्या नहीं हो सकती है। कौन कौन सी संख्या हो सकती है 12 गुणा 1 और 3 गुणा 4। तो संख्याओं के युग्म कितने हुए, फर्स्ट युग्म हो जाएगा 12 1 और सेकंड युग्म हो जाएगा 3 और 4। तो इसके युग्म कितने हो गए 2 युग्म हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई यदि ये घंटियां क्रम से 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजे। 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। पहली घड़ी 2 सेकंड में बजती है, तो दूसरी 4 सेकंड में, तीसरी 6 सेकंड में, इस प्रकार इस अंतराल से बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ दिल्ली पुलिस 2008 में। ये क्वेश्चन दे रखा है एक साथ बजनी प्रारंभ हुई, एक बार तो एक साथ बज गई, उसके बाद ये घंटी 2 मिनट में 2 सेकंड बज गई, ये 4 सेकंड बज गई, ये 6 सेकंड में। तो हमें ज्ञात करना है ये कितने बार एक साथ बजेगी। तो कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है, 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम लेना है। 2 4 10 8 12 का आपको लेना एलसीएम। तो इसका एलसीएम अभी मैंने बताया ज्ञात करने के लिए, तो इसका एलसीएम आएगा 120 सेकंड, क्योंकि हमारे पास 120 यहाँ सेकंड दे रखा, तो यहाँ आ जाएगा 120 सेकंड। तो अब देखो 120 सेकंड आ गए हमारे पास, ये आ गए 120 सेकंड। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितने मिनट हो जाएंगे, एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में, एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं 1/60। और आपको पूछा है 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 120 सेकंड में 2 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे 2 मिनट होंगे। और आपको पूछा ये 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो 2 मिनट बाद एक साथ ये घड़ियां बजती है, 2 मिनट बाद एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितने बार बजेगी, तो 30 में 2 का भाग देना प्लस 1 करना है। 30 में 2 का भाग है 15 बार और प्लस 1 कितना हुआ 16 बार। तो ये घड़ियां 30 मिनट में कितने बार बजेगी 16 बार। अब यहाँ कैसे उठता है प्लस 1 क्यों किया,
क्योंकि जब फर्स्ट बार ये बजनी प्रारंभ हुई उसको हमने काउंट नहीं करते, या तो फर्स्ट बार वाले काउंट करते हैं या लास्ट बार वाले काउंट करते हैं। तो यहाँ 30/2, 30 मिनट में 2 मिनट का भाग दिया, हमारे पास 15 आया और प्लस 1 है तो 16 बार ये घड़ियां एक साथ बजेगी। क्वेश्चन क्या है, 3 धावक 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ते। यहाँ पर 3 दोस्त खड़े, वर्ताकार पथ पर 16 किलोमीटर का, इसी प्रकार यहाँ से स्टार्ट होते एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक दोस्त की 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 6 किलोमीटर, तीसरे की 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने घंटे बाद वो उसी स्थान पर मिलेंगे? ये 4 की स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरा दोस्त 6 की स्पीड से दौड़ रहा है, तीसरा दोस्त 8 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो तीनों दोस्त एक साथ कितने बजे मिलेंगे वो ज्ञात करने के, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, कितने घंटे बाद। तो हम ज्ञात करने के लिए समय का लसअ लेंगे, समय का क्या लेंगे? एलसीएम। अब हमें यहाँ ज्ञात करना समय ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, दूरी बटा चाल। तो प्रत्येक का हम समय ज्ञात करेंगे। फर्स्ट का समय कितना हो जाएगा? दूरी है 16, चाल है 4, ये फर्स्ट का समय। सेकंड का दूरी है 16 और चाल है 6। थर्ड का 16/8, ये तीनों का हो गया समय। 16/4, 16/6, 16/8 तीनों का समय हो गया। और समय का एलसीएम, और हमारे पास भिन्न है, भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास? और हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम हमारे पास 16 है तो 16 ही होगा, तीनों संख्या एक समान है। और हर का एचसीएफ, तीनों में किस संख्या का भाग जाता है? तो तीनों में 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग 16 में कितने बार गया? 8 बार। और हमारे पास ये किलोमीटर में और किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है, तो समय भी कितना आएगा? घंटे में। तो कितने घंटे बाद एक साथ मिलेंगे? 8 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि x वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है। x एक संख्या है, उसमें इस संख्या का भाग देने पर 6 का भाग देंगे 2 शेष बचेगा, 7 का भाग 3, इस प्रकार 8 का 4, 9 का 5 और 12 का भाग देंगे तो 8 शेष बचता है। तथा x का 150% क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन आया आरआरबी एएसएम एग्जाम 2016 जो लास्ट एग्जाम है उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है? 6 में से अब जो हमारे पास किस संख्या का भाग देते हैं उसको शेष में से घटाएंगे। 6 में से कितना शेष बचता? 2। 6 में से 2 घटाएंगे हमारे पास 4 आया। 7 में से 3 घटाएंगे तो भी कितना रहा? 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो भी कितना रहा? 4। 9 में से 5 घटाएंगे तो भी कितना रहा हमारे पास? 4। और 12 में से 8 घटाया तो भी कितना आ रहा हमारे पास? 4। प्रत्येक दशा में हमारे पास शेषफल क्या हो रहा है? 4 आ रहा है। प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आ रहा है हमारे पास? 4। जब प्रत्येक दशा में शेषफल 4 आता है हमारे पास, तो शेषफल सेम आता है तो हमें 6, 7, 8, 9 और 12 और 12 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम छोटी से छोटी संख्या में मैंने बताया था एलसीएम लेते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 504 आएगा। अब यदि इस 504 में इस संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, इसमें भाग पूरा जाएगा। जबकि शेषफल हमें 4 बचाना है तो इन सब में से 4 घटाना है। 504 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा? 500। अब 500 का हमें क्वेश्चन में ऑप्शन में 500 भी होगा, लेकिन 500 नहीं करना क्योंकि x का 150%, तो 500 का 150% का अर्थ होता है 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, हम हमारे पास बचा 5 गुना 150। इसको गुणा इससे करेंगे तो 0 का 0, 15 को 5 से गुणा किया, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 750। पूरी संख्या गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 750। हमारे पास क्वेश्चन 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापत्ति एलसीएम 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तुम्हारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी। 12 के 2 गुणज है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया आपके पास? 12। तो यहाँ फॉर्मूले में रखो वैल्यू
132 गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम दे रखा 1056 और एचसीएफ दे रखा 12। यहाँ आपके क्वेश्चन में 12 दो गुणज है तो इस 12 का यूज करना है। तो सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी 1056 बटा 132 गुणा 12। इसको सोल्व करेंगे 132 का भाग इसमें 8 बार जाएगा, 8 को टिक नहीं करना है। सेकंड संख्या हो जाएगी हमारे पास 8 × 12 और 12 × 8 हो जाएगा हमारे पास 96। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 96। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है 3 की घात 333 प्लस 1 तथा 3 की घात 334 प्लस 1 का मतलब है कितना होगा। ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल 2013 में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए इस पद को ऐसे ही रहेंगे और इस पद को सॉल्व करेंगे। तो क्या है 3 की घात 3 और 334 प्लस 1। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 3 की घात 3 और इसको 333 प्लस 1, 334 हो रहा है और ये प्लस का 1 यहाँ पे प्लस का 1। आपको एक फॉर्मूला याद है a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ये फॉर्मूला याद है। तो यहाँ पर इस प्लस को a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर गुणा में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 3 की घात 333 गुणा 3 प्लस 1। तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं 3 की घात 333 की घात 3 प्लस 1 की घात 3 भी लिख सकते हैं। a की घात कितनी भी हो वो 3 ही होता है। यहाँ पर इसको मैंने पूरे को a मान लिया, इस पूरे को मान लिया b। तो यहाँ क्या बन गया a की घात 3 प्लस b की घात 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस b एक बार प्लस में लिखना है तो इसको प्लस में लिखेंगे 3 की घात 3 की घात 333 प्लस 1 और बाकी वाले इसमें भी वैल्यू रख के हम लिख देंगे। हमें मसब पे ज्ञात करना, मसब होता है दोनों में कॉमन। तो 3 की घात 333 और यहाँ पर भी ये देखो दोनों में सेम आ रहा है। तो ऐसे हमारे पास कितना हो जाएगा 3 की घात 333 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे पास मसब पर। तो दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन देख को छोड़ना नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर केवल 2 या 3 लाइन में आ जाएगा। आप बड़े क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हो। बड़े क्वेश्चन को देख के न तो घबराना है न छोड़ना है, उसको आराम से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना, उसको आंसर निकालना। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक टोकरी में 125 फूल है। एक व्यक्ति पूजा करने जाता है। कहाँ जाता है पूजा करने जाएगा, कहाँ पर मंदिर में जाएगा। और उसके लिए प्रत्येक मंदिर में उस नगर में बने मंदिरों की कुल संख्या के बराबर फूल चढ़ाता है। प्रत्येक मंदिर में कितने फूल चढ़ाता है, जितने मंदिर बने हुए उतने ही फूल चढ़ाता है। इस प्रकार उसे फूलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता है। कितनी टोकरियों की आवश्यकता है 5 टोकरियों की आवश्यकता है। तदनुसार उस नगर में मंदिरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मंदिरों की संख्या ज्ञात करनी, उसके लिए पहले कुल फूल ज्ञात करो। उसके पास कुल फूल कितने हैं, तो कुल फूल कितने हैं, एक टोकरी में 125 फूल है और आपके पास 5 टोकरी है। तो 125 को 5 से गुणा करो तो हमारे पास कितने फूल आ जाएंगे 625 फूल आ गए। अब क्या बोल रहा है कि ये प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने मंदिरों की संख्या है। तो मंदिरों की संख्या भी आपको x लेनी है और फूल की संख्या भी x लेनी है। ये प्रत्येक मंदिर में x मंदिरों की कुल संख्या और प्रत्येक मंदिर में कितने फूल चढ़ाता है x। तो x मंदिरों में x फूल चढ़ाता है, x को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास कुल फूल आ जाएंगे 625। अब ये देखना आपको 625 किस संख्या का स्क्वायर है। यहाँ पर जब दोनों संख्या समान हो तो आपको ये लिखो या नहीं लिखो तो भी, जब दोनों संख्या समान देर का है, बराबर देर के मंदिरों की संख्या फूल की संख्या के बराबर है, तो आपको देखना 625 किस संख्या का स्क्वायर है। तो 625 25 का स्क्वायर है, 25 को 25 से गुणा करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 625। तो मंदिरों की संख्या 25 होगी और प्रत्येक मंदिर में कितने फूल चढ़ाएगा 25 फूल चढ़ाएगा। पास क्या है, यदि n छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, n के छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10, 12 और 15 द्वारा पूरी तरह विभाजित है। n एक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो इससे पूरी तरह विभाजित है, तो n को 25 से भाग करने पर मिलने वाला भागफल क्या है वो ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आया हुआ टैक्स असिस्टेंट 2009 जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसका एग्जाम ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारे पास 10,
12 और 25 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, छोटी से छोटी संख्या होती है एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया 300। एलसीएम कितना आ गया 300। लेकिन ये 300 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो 300 को किस संख्या से गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हम 300 को 3 जो छोटी से छोटी संख्या उससे गुणा करने पर हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जो 900 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 930 का वर्ग होता है, 2 से गुणा करेंगे 600 आएगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर हम किस संख्या से गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमने यहाँ 3 से गुणा किया तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 900 और 900 किसका वर्ग है 30 का। तो अब हमें 900, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि n को 25 से विभाजित करने पर भाग करने पर भागफल क्या आएगा। तो n का मान हमारे पास, n का मान कितना आ गया 900। 900 को 25 से भाग देना है, 900 को 25 से भाग देना, तो भागफल कितना आएगा हमारे पास, तो भाग देंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 36। भागफल कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा। तो इसका भागफल कितना आएगा 36।